अस्सलाम वालेकुम सामीन, हाज़िर खिदमत है मेरी ज़ात ज़र्रा बेनिशां उमैरा अहमद की नावल की अगली किस्त। अगर ये ख्वाब है सारा तो दुआ करो ये ख्वाब बहुत लंबा हो, और हकीकत है तो दुआ करो ये हकीकत कभी ख्वाब ना बने। उसने खिड़की की तरफ जाते हुए सोचा। कद आदम खिड़कियों में से बाहर का वसी लॉन अपनी पूरी खूबसूरती के साथ नजर आ रहा था। क्या इस जगह रहना आसान होगा? उसने बाहर से नजरें हटाकर कमरे में मौजूद आसाइशों पर एक तशवीश भरी नज़र डाली। उसे वो सिलनज़दा कमरा याद आ गया जहाँ उसने अपनी माँ के साथ ज़िंदगी के पिछले 24 साल गुजारे थे। उसका दिल चाहा वो भागकर वापस चली जाए। एलिस इन वंडरलैंड, किसी ने ज़ोर से उसके कान में कहा। वो दीवार के साथ लगी कमरे को देखती रही। बेड से कारपेट और कारपेट से सामने रखे हुए टीवी फ्रिज तक हर चीज़ के लिए उसके लिए बहुत अजीब थी। वो कितनी देर यूं ही चुपचाप कमरे को देखती रही। यक बयक उसे बेहद थकन का एहसास हुआ। वो बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर बाथरूम में चली गई। चेहरे पे पानी के छींटे मारे। सामने वॉश बेसिन पर लगी आईने में उसका अक्स नज़र आ रहा था। उसकी नज़र बहुत देर तक आईने पर मरकूज रही। आईना उसे उसके वजूद का कोई और ही रंग दिखा रहा था। तो सारा एहसास कमतरी का सिलसिला शुरू हो गया है। सो अब तुम क्या करोगी? एक बार फिर किसी ने उसके कानों में कहका लगाते हुए कहा। उसने बेदिली से अपने अक्स पर से नजरें हटाई, पानी बंद कर दिया। तौलिए से चेहरे को खुश करने के बाद वो कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद मुलाजिम ने आकर उसे खाना लगने की इत्तला दी और उसके साथ ही डाइनिंग रूम में आ गई। आरफीन अब्बास मोबाइल पर किसी से बात कर रहे थे। उसे देखकर उन्होंने मोबाइल बंद कर दिया। आओ सारा, उन्होंने कहा। मुलाजिम ने कुर्सी खींच दी। वो कुछ नर्वस से कुर्सी पर बैठ गई। उसे वो याद आया जो अपनी अम्मी के साथ अपने घर में खाया करती थी। सारा खाना शुरू करो, आरफीन अब्बास ने उससे कहा। वो डाइनिंग टेबल पर सबसे सादा चीज़ ढूंढने की कोशिश करने लगी। आरफीन अब्बास ने उसकी मुश्किल आसान कर दी। उन्होंने अपनी और उसकी प्लेट में कुछ चावल निकाल लिए और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो प्लेट मुख्तलिफ चीज़ों से भरते गए। उसने झिझकते हुए खाना खाना शुरू कर दिया। ये पूरा घर तुम्हारा है, तुम जैसे चाहो जहाँ चाहे रहो। सारा दिन बेकार रहकर तुम बोर हो सकती हो, इसलिए चाहो तो अपनी स्टडीज़ का सिलसिला दोबारा शुरू कर लो। वो इसे बात करते हुए उसे देख भी नहीं रहे थे, बस हाथ में पकड़े हुए चम्मच को प्लेट में डाले चावलों में फेरते रहे। उसने नोट किया था वो खाना नहीं खा रहे थे। उसने जब खाना ख़त्म किया वो तब भी उनकी चावलों वाली प्लेट में उसी तरह चावल रखे थे। शायद वो सिर्फ मुझे कंपनी देने के लिए खाना खाने बैठे थे, वरना इन्हें भूख नहीं थी, उसने सोचा था। खाने के बाद मुलाजिम ने लॉन में चाय लगा दी। वो उसे साथ लेके लॉन में आ गए। सारा ने चाय बना कर दी और अभी उसने अपना कप हाथ में उठाया ही था कि किसी गाड़ी का हॉर्न बजा और चौकीदार गेट खोलने लगा। हैदर आया है, आरफीन अब्बास ने गेट की तरफ देखते हुए कहा। सिल्वर ग्रे कलर की सुजुकी अंदर आई। सिविक अंदर आई। उसमें से उतरने वाले शख्स को देखकर वो काफ़ी हैरान हुई। उस बंदे ने अपना कोट और ब्रीफ केस दोनों मुलाजिम को पकड़ा दिए और फिर कार का दरवाज़ा बंद करके सीधा उनकी तरफ आ गया। सारा अब भी हैरानी से उसके चेहरे को देख रही थी। वो अपने नकूश और रंगत से कोई गैर मुल्की लगता था। अगरचे वो मर्दाना वजाहत का कोई शाहकार नहीं था, लेकिन दराज कर गैर मुल्की खद्दोखाल ने उसे काफ़ी मुख्तलिफ बना दिया था। आने वाले ने भी सारा को कदर हैरानी से देखा था। अस्सलाम वालेकुम, करीब आकर हैदर ने कहा और एक कुर्सी खींच कर बैठ गया। सारा, ये मेरा बेटा है हैदर, आरफीन अब्बास ने उसका तारुफ करवाया। और ये सारा है। हेलो, हैदर ने बहुत रस्मी अंदाज में कहा था और फिर बहुत शिस्ता फ्रेंच में उसने बाप से पूछा, ये कौन है? आरफीन अब्बास ने कुछ तवक्कुफ के बाद जवाब दिया, सबा की बेटी है। कुछ तवक्कुफ के बाद हैदर ने एक बार फिर सवाल किया, यहाँ क्यों आई है? हैदर, मैं तुमसे इस सिलसिले में बाद में बात करूँगा, आरफीन अब्बास ने सारा के चेहरे को देखते हुए कहा, जो बगैर किसी तासुर की चाय पीने में मसरूफ़ थी। वो जान नहीं सकी कि वो फ्रेंच जानती है या नहीं। सारा, तुम्हें फ्रेंच आती है? इस बार उन्होंने उर्दू में सारा से पूछा। उसने नज़रें उठाकर उन्हें देखा था। नहीं, आरफीन अब्बास ने हस्बे तवक्को जवाब पाकर कुछ सुकून का सांस लिया। हैदर ने चंद लम्हात उसका तफसीली जायज़ा ले लिया था। हैदर के लिए भी चाय बना दो, आरफीन अब्बास ने सारा से कहा। वो खामोशी से हाथ पकड़े
हाथ में पकड़ा हुआ कप नीचे रखकर दूसरा कप चाय बनाने लगी। अब तो हम बात कर सकते हैं ना, आप बताएं ये यहाँ क्यों आई हैं? हैदर एक बार फिर फ्रेंच में अपने बाप से गुफ्तगू में मसरूफ़ हो गया। हैदर अब ये यहीं रहेंगी? क्यों? हैदर ने कदरे हैरानी से पूछा। चाय ले लें। सारा ने गुफ्तगू में मुदाखलत की। उसने एक रस्मी शुक्रिया के साथ कप पकड़ लिया। वो दोबारा चाय पीने में मसरूफ़ हो गई। सबा मर चुकी है और ये अकेले कैसे रह सकती है? इस बार हैदर ने सारा को देखा था। उनकी डेथ कब हुई है? एक बार फिर उसने बाप की तरफ देखा। 5 दिन पहले। हैदर ने बाप को गहरी नज़रों से देखा। वो उससे नज़रें चुरा गए। उसने मज़ीद कोई सवाल करना मुनासिब नहीं समझा। सारा फ्रेंच में होने वाली सारी गुफ्तगू से बेनियाज चाय पीती रही। ऐसा नहीं था कि उसे गुफ्तगू समझ में नहीं आ रही थी। जितनी रवानी से वो दोनों फ्रेंच बोल रहे थे, वो इतनी रवानी से फ्रेंच नहीं बोल सकती थी। लेकिन बहरहाल वो फ्रेंच ना सिर्फ बोल लेती थी, बल्कि उसे अच्छी तरह पढ़ और समझ भी लेती थी। बचपन में उसने माँ को तन्हाई में बैठे यही ज़बान बोलते देखा था। उसने जानने की कोशिश की थी कि वो कौन सी ज़बान बोलती हैं। तब वो इस ज़बान का नाम नहीं जानती थी और हर दफ़ा पूछने पर अम्मी गुमसुम हो जाती थी। मगर फिर बाज़ दफ़ा वो खुद कलामी के अंदाज में मगन होती। इसका इश्तियाक बढ़ ही जाता। फिर वो जान गई थी कि अम्मी फ़्रेंच बोलती हैं। उसे शौक़ लगा था, ये ज़बान अम्मी को कैसे आती है, और अगर ये ज़बान आती है तो फिर और क्या क्या आता है। इन सवालों ने उसके तजस्सुस को और बढ़ा दिया था और हर सवाल का जवाब अम्मी की तरफ से खामोशी की सूरत में मिलता था। फिर जब उसने कॉलेज में दाखिला लिया तो किसी शऊरी कोशिश के बगैर ही उसने ऑप्शनल सब्जेक्ट में फ़्रेंच ले ली थी। वो अम्मी के इसरार को जानना चाहती थी। वो खुद से क्या बात करती हैं, क्या कहती हैं, क्या सोचती हैं। बहुत आहिस्ता आहिस्ता वो इस काबिल हो गई थी कि अम्मी की बातों को, उनके जुमलों को, उनके मफ़हूम को समझ सके। और जब वो ऐसा करने के काबिल हुई तो वो चकरा कर रह गई। जब बात समझ में नहीं आती थी तब लगता था कि ज़बान जानने के बाद वो बात समझ जाएगी, और जब ज़बान समझने लगी तो उसे यूँ लगने लगा जैसे वो कभी अम्मी की बातों को समझ नहीं पाएगी। उनकी बातों में कहीं भी उनका माज़ी नहीं झलकता था, कहीं भी कोई नाम नहीं आता था सिवाय एक नाम के, अल्लाह। उनकी बातें उसे वली की बातें लगती थी, ना दरवेश की। मगर वो इंसान की बातें भी नहीं थीं, क्योंकि इंसानों की बातों में शिकवा आता है, उनकी बातों में शिकवा नहीं होता था। सारा ने कभी उन पर ज़ाहिर नहीं किया कि वो फ़्रेंच जानने लगी है। वो अपनी किताबें हमेशा छुपा कर रखती थी। उसे अम्मी की खुद कलामी अजीज़ थी। वो सही सही बात तो करती हैं, अगर जो उन्हें पता चल जाता तो इस आवाज़ से भी महरूम हो जाऊंगी मैं। वो उन्हें खुद कलामी करते देखती और सोचती, अब यहाँ भी यही हुआ करेगा। हैदर ने फ़्रेंच बोलना शुरू कर दिया। उसने फ़ैसला कर लिया कि वो उन पर ज़ाहिर नहीं करेगी कि वो ये ज़बान जानती है। बड़ी खामोशी से तीनों ने चाय ख़त्म की थी। फिर सबसे पहले हैदर उठकर अंदर गया था। ये आपका अपना बेटा है? सारा ने उसके जाने के बाद उनसे पूछा। हाँ, ये मेरा ही बेटा है। मैंने एक फ़्रेंच औरत से शादी की थी। वो कहाँ है? 3 साल पहले उसकी डेथ हो गई। आरफिन अब्बास के चेहरे को एक बार फिर उसने देखा। मेरी अम्मी ने फ़्रेंच कहाँ से सीखी थी? आरफिन अब्बास ने चौंक कर उसे देखा। बहुत गहरी नज़रों से उसे देख रहे थे। उसे शौक था। वो उस अधूरे से जवाब से मुतमईन नहीं हुई थी। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, तुम चाहो तो घर देख लो या फिर आराम कर लो। वो शायद उसके और किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते थे, इसलिए उठकर अंदर आ गए। शाम के साए गहरे हो रहे थे और वो उठकर लॉन में लौट फिरने लगी। आरफिन अब्बास ने अपने कमरे में आकर दरवाज़ा लॉक कर दिया। यकदम बेतहाशा थकन उनके असाब पर सवार हो गई थी। दराज में से चाबियाँ निकालने के बाद उन्होंने अपने वार्डरोब को खोला और उसके अंदर कहीं कुछ एल्बम्स निकाल कर बेड पर आ गए। एल्बम को खोलते ही वो चेहरा उनकी नज़रों के सामने आ गया, जिसकी कबर पर कुछ दिन पहले वो सारा के साथ फातिहा पढ़ कर आए थे। तो बस दुनिया में सिर्फ तुम 46 साल गुजारने आई थी, और मैं खुश हूँ सबा। मैं आज बहुत खुश हूँ कि तुम्हें ज़िंदगी के अजाब से निजात मिल गई। अब तुम कम से कम सुकून से होगी। वो उसकी तस्वीर पर हाथ फेरते हुए बड़बड़ा रहे थे। सबा उनकी चचाज़ाद थी। वो 2 बहनों और एक भाई में सबसे बड़ी थी, और आरफिन अपनी तीनों बहनों से छोटे और इकलौते थे। एक ही बड़े सारे अहाते में उन चारों भाइयों के 4 कोनों में घर थे। इन चारों घरों के दरमियान वसी मुश्तरका लॉन था। घरों के बैरूनी तरफ चारों जानिब लॉन था।
घरों की बैरूनी दीवार और गेट भी मुश्तरक था। आरफिन के अबू सबसे बड़े थे और सबा के वालिद भाइयों में सबसे छोटे थे। सबा के अब्बू शुरू से अमेरिका में मुकीम थे। वो साल में 2 मरतबा पाकिस्तान आया करते थे, लेकिन सबा की फैमिली ने कभी बाहर शिफ्ट होने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ना तो उनके अब्बू उनको बाहर लेकर जाना चाहते थे और ना खुद सबा की अम्मी बाहर जाना चाहती थी। वो इतनी दूर नहीं रह सकती थी। नतीजा ये हुआ कि शादी के बाद वो इसी घर में एक अलग हिस्से में मुंतकिल हो गई। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था। ये घराना ऐसा था जहाँ लड़कियों को बस इतनी तालीम दी जाती थी जिससे इन्हें लिखना पढ़ना आ जाता। सबा के साथ भी यही हुआ था। मैट्रिक के बाद वो हैरान हुई थी जब बड़े ताया ने उसे घर बैठने के लिए कहा था। अम्मी की भी यही राय थी कि इतनी तालीम लड़कियों के लिए काफ़ी होती है। नहीं, मुझे आगे पढ़ना है, मैं अब्बू से बात कर लूँगी, लेकिन मैं तालीम नहीं छोड़ूंगी। उसके दो टोक जवाब पर उसकी अम्मी सख्ते में आ गई थी। घर में कोई और इसे पसंद नहीं करेगा और ख़ुद तुम्हारे अब्बू भी, फिर तुम्हें पढ़कर करना भी क्या है? उसकी अम्मी उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। पढ़ना लिखना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर कोई एतराज़ करे, और मुझे पढ़ लिख कर क्या करना है ये मैं तालीम हासिल करने के बाद तय करूँगी, अभी मैं कैसे बता दूँ? उसने बड़े सुकून से कहा। और फिर पता नहीं उसने अपने बाप को क्या लिख कर भेजा कि उन्होंने उसे दाखिला देने की इजाज़त दे दी। आरफिन इन दिनों लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में अपनी तालीम मुकम्मल कर रहा था। वो उम्र में सबा से 5 साल बड़ा था और अपनी दूसरी कज़न्स की तरह उसने सबा पर कभी ध्यान नहीं दिया था। सबा से उसकी पहली बाकायदा मुलाकात तब हुई थी जब तालीम से फारिग होकर उसने एक बैंक में जॉब कर ली थी और छुट्टियों में पाकिस्तान आया था। घर पहुंचते ही वो बारी बारी हर चचा के घर गया। सबा उन दिनों एफ में दाखिला लेने की कोशिश में थी। आरफिन के लिए चाय वही लाई थी और चाय का कप देते हुए उसे आरफिन से पूछा था, तालीम कैसी चीज़ होती है? आरफिन सवाल पर कदरे हैरान हुआ था। बहुत अच्छी चीज़ होती है। सिर्फ लड़कों के लिए या लड़कियों के लिए भी? सवाल का जवाब मिलते ही एक और सवाल पूछा गया। सबा सबा क्या फजूल सवाल करने शुरू कर दिए तुमने? सबा की अम्मी ने उसे टोका था। दोनों के लिए अच्छी है। आरफिन ने चची की बात पर गौर किए बगैर उसके सवाल का जवाब दिया। फिर ताया तालीम के इतने खिलाफ क्यों हैं? अपने बेटे को पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया और दूसरों को घरों में कैद करना चाहते हैं। सबा मुंह बंद कर लो, क्या बकवास लगा रखी है? आरफिन तुम इसकी बातों पर ध्यान मत देना, सबा की अम्मी ने कुछ घबरा कर कहा। आरफिन जो काफ़ी दिलचस्पी से सबा को देख रहा था, उसने पूछा, किसको घर से बाहर बाहर जाने से रोक दिया गया है? मुझे। उसके सवाल का जवाब उसने फ़ौरन दिया। सबा बीबी, आप तो पहले ही एफए कर चुकी हैं, आगे और क्या पढ़ेंगी? और फिर पढ़कर आपको करना भी क्या है? आप इतना पढ़कर क्या करेंगी? लहजा अभी भी नरम था, लेकिन सवाल नहीं। भाई, मैं तो मर्द हूँ, मुझे कमाना था, घर चलाना था, इसने कुछ गुफ्तगू से कहा। इतनी ज़्यादा तालीम हासिल करने का वाहिद मकसद कमाना था? आरफीन उसका चेहरा देख कर रह गया। बहरहाल, मैं कमाने के लिए तालीम हासिल नहीं करना चाहती, शऊर हासिल करने के लिए तालीम हासिल करना चाहती हूँ। वो बेहद संजीदा नजर आ रही थी। शऊर हासिल करके क्या करेंगी? आरफीन ने बेख्तियार पूछा था। दुनिया को समझूंगी, इंसानों को जांचूंगी। आरफी ने कुछ हैरानी से अपनी इस कज़न का चेहरा देखा था। आप बीए में दाखिला लेना चाहती हैं? ज़रूर ले लें, मैं अब्बू से बात कर लूँगा, वो एतराज़ नहीं करेंगे। आरफी ने अपना फ़ैसला सुना दिया। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट नमूदार हुई थी और वो अंदर चली गई थी। चची नाराज़ होने लगी थी। उन्हें समझाने में आरफीन को काफ़ी वक्त लग गया था। फिर बाकी ताया ने पिछली बार की तरह इस बार मुखालफत नहीं की थी, लेकिन ये नहीं था कि उन्हें सबा की तालीम पर कोई एतराज़ नहीं था। उनके एतराज़ात और नापसंदीदगी अपनी जगह थी और उन्होंने अब सबा से बात करना छोड़ दी थी। सबा को खुद भी इस बात की कतई परवाह नहीं थी। अम्मी, मुझे लोगों से तारीफ पाकर करना भी क्या है? मुझे कोई पसंद करे तो इसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, ना पसंद करे तो इसका मुझे कोई नुकसान नहीं है। हाँ, बस मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि कोई मेरी तालीम में मुदाखलत ना करे। उसकी मंतक, उसकी फ़िलासफ़ी उसकी अम्मी की समझ से बाहर थी। उन्हें तो हर वक्त ये दुख लगा रहता था कि अभी तक सबा के लिए ख़ानदान में से किसी का पैगाम नहीं आया। सबा की हरकतों को देख कर इन्हें मुमकिन भी नहीं लगता था। मगर इस वक्त आरफीन के माँ बाप पर बिजली गिर पड़ी जब आरफीन ने सबा के लिए पसंदीदगी का इजहार किया था। पूरे ख़ानदान की नज़रें जिस पर लगी थी उसे वो पसंद आ गई थी, बकौल ताई अम्मी के एक रुसवाए ज़माना लड़की। ताई अम्मी का बस नहीं चलता था कि वो सबा को गोली मार दें। यही हाल ताया अब्बा का था। सबा इन्हें सबसे ज़्यादा नापसंद थी और अब उसे बहू बनाना उन्हें क़यामत से भी ज़्यादा दुश्वार लग रहा था। आरफीन को समझाने में वो नाकाम रहे थे।
وہ کبھی ضد نہیں کرتا تھا، مگر اس بار اپنی بات منوانے پر اڑ گیا تھا۔ اسے صبا کی کسی بات میں کوئی خامی نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ وہ اس کی تعلیم کو اس کی خوبی قرار دے رہا تھا۔ تایا اس پر زیادہ سختی نہیں کر سکتے تھے، آخر وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ بھی لائق فائق۔ وہ اسے ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے دل پر جبر کرتے ہوئے صبا کا رشتہ مانگ لیا تھا۔ امی عارفین سے پوچھیں آگے پڑھنے دیں گے؟ اگر اقرار کریں تو پھر مجھے کوئی رشتے پر اعتراض نہیں ہے۔ صبا نے اس رشتے پر اپنے رد عمل کا اظہار ایک جملے میں کیا تھا۔ صبا کی امی سر پیٹ کر رہ گئی تھیں، انہیں یقین ہو چکا تھا کہ صبا کا دماغ خراب ہو چکا ہے، ورنہ اتنے اچھے رشتے پر خدا کا شکر ادا کرنے کے بجائے شرطیں رکھتے ہیں۔ انہوں نے عارفین تک اس کا جواب پہنچا دیا تھا، اور عارفین کو واقعی اس کی تعلیم پر کوئی اعتراض نہیں تھا، نہ ہی اسے مزید تعلیم حاصل کرنے سے روکنا چاہتے تھے۔ بڑی سادگی سے نسبت طے کرنے کے بجائے دونوں کا نکاح کر دیا گیا تھا۔ رخصتی 2 سال بعد ٹھہرائی گئی تھی۔ صبا نے ایک بار پھر سب کو ناراض کرتے ہوئے ایم اے میں داخلہ لے لیا تھا۔ اس پر اعتراضات اس لیے بھی زیادہ تھے کیونکہ انہوں نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا۔ خاندان بھر کو یہ سوچ کر طے آ رہا تھا کہ ان کے خاندان کی لڑکی اب لڑکوں کے ساتھ پڑھے گی۔ تایا جب اس یونیورسٹی میں داخلہ لینے سے نہیں روک سکے تو انہوں نے شرط عائد کر دی کہ وہ برقع اوڑھ کر یونیورسٹی جایا کرے، کیونکہ وہ ان کے خاندان کی بہو ہے اور وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ وہ اس طرح بے حیاؤں کی طرح منہ کھولے لڑکوں کے ساتھ پڑھتی رہے۔ مگر ہر بات کی طرح اس بار بھی صبا کی منطق نرالی تھی۔ میں تعلیم حاصل کرنے جا رہی ہوں اور مجھے اپنی عزت کا پاس ہے۔ میں یونیورسٹی بے پردہ نہیں جا رہی ہوں، چادر لے کر جاؤں گی، میرا سر اور جسم اس چادر میں چھپا رہے گا، مگر میں روایتی برقع نہیں پہنوں گی۔ اگر پہنوں گی بھی تو گھر سے پہن کر جاؤں گی، دوسری لڑکیوں کی طرح یونیورسٹی جا کر اتار دوں گی۔ ایسے برقعے کا ہمارے خاندان کو کیا فائدہ ہوگا؟ تایا اور تائی اس کی ضد پر تل ملا کر رہ گئے تھے۔ انہوں نے عارفین کو خط لکھ کر اس کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی تھی، مگر ایسا لگتا تھا جیسے فرانس جا کے عارفین بھی اس کا ہم نوا سا ہو گیا ہے۔ وہ ان کے 5 خطوں کے جواب میں ایک خط لکھتا، اور وہ بھی اس بات کے ساتھ کہ صبا اگر برقع نہیں پہننا چاہتی تو نہ پہنے، اسے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہی بات وہ صبا کو بھی خط میں لکھتا تھا۔ دونوں کے درمیان مسلسل خط کتابت رہتی تھی، مگر یہ خطوط کوئی روایتی قسم کے خطوط نہیں تھے۔ ان میں اقرار محبت، اظہار محبت کے علاوہ سب کچھ ہوتا تھا، اور شاید ان دو چیزوں کی دونوں کو کبھی کوئی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوئی تھی۔ صبا کا خط عارفین کو کتاب کی طرح لگتا تھا، ہر لفظ کوئی نیا مفہوم، کوئی نیا معنی لیے ہوئے ہوتا۔ وہ پڑھتا، کچھ جملوں پر حیران ہوتا، کچھ پر سکتے میں آ جاتا، کچھ پر اس کی سانس ہی رک جاتی۔ خط دوبارہ پڑھتا تو کوئی دوسرا جملہ کسی دوسری دنیا کا دروازہ اس پر کھول دیتا۔ بعض دفعہ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ صبا سے کہہ دے، چیزوں کے بارے میں ایسے مت سوچا کرو ورنہ زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی۔ ہر دفعہ وہ صرف یہ سوچ کر رہ جاتا، اسے کبھی لکھ نہیں پاتا تھا، اس میں اتنی جرأت ہی نہیں تھی۔ بعض دفعہ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اسے کہے، ہر چیز کے بارے میں سوچتی ہو، مجھے لکھ دیتی ہو، میرے بارے میں کیا سوچتی ہو، یہ کیوں نہیں لکھتی؟ ایک بار اس نے ہمت کر کے اس سوال اسے لکھ ہی دیا۔ اسے اس کا جواب بھی ابھی تک یاد ہے۔ اس نے لکھا تھا، جس چیز سے بے حد محبت ہو اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے۔ سوچ شبہات کو پیدا کرتی ہے اور شبہ محبت کو ختم کر دیتا ہے۔ تم چاہتے ہو تم سے میری محبت ختم ہو جائے؟ اور وہ دوبارہ اس سے اپنے بارے میں کچھ جاننے کی فرمائش نہیں کر سکا تھا۔ سارا، میں پرسوں صبا کے لیے قرآن خوانی کروا رہا ہوں، سب خاندان والے آئیں گے اور بھی کافی لوگ ہوں گے۔ میں نے ملازمین کو کہہ دیا ہے وہ کہ سارے انتظامات دیکھ لیں، مگر پھر بھی تم خود ان کی نگرانی کرنا۔ صبح ناشتے پہ عارفین عباس نے اس سے کہا تھا۔ حیدر نے باپ کے چہرے کو غور سے دیکھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، شاید وہ رات کو سوئے نہیں تھے۔ وہ ان سے کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ اس نے ایک نظر سارا پر ڈالی، وہ چائے کی کپ کے گرد ہاتھ جمائے کسی سوچ میں گم تھی۔ چند لمحوں تک اس نے سارا کے چہرے پر نظریں جمائے رکھی۔ نامحسوس طور پر اسے احساس ہوا تھا کہ اس کے چہرے کے نقوش بے حد دلکش ہیں، خاص طور پہ دراز پلکوں والی آنکھیں۔ اس کی امی بھی اسی طرح کی ہوں گی، ورنہ پاپا جیسے شخص کو محبت جیسے روگ کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر کیا صرف اچھی شکل و صورت کی وجہ سے پاپا ان کی محبت میں گرفتار ہو گئے تھے؟ کیا ممی سے زیادہ خوبصورت تھیں وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے مسلسل لاشعوری طور پر سوچ رہا تھا۔ یکدم اس نے سارا کو چونکتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اسے لاشعوری طور پر احساس ہو گیا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ حیدر نے بڑے سکون سے اپنی نظر ناشتے کی پلیٹ پہ مرکوز کر لی تھی۔ سارا نے عارفین عباس کو دیکھا، وہ بریڈ پر جیم لگا رہے تھے۔ پھر اس نے حیدر کو دیکھا، وہ بڑے انہماک سے
پلیٹ پر جھکا چھری سے انڈے کو کاٹنے اور پھر کھانے میں مصروف تھا۔ وہ ایک بار پھر سوچوں میں گم ہو گئی۔ عارفین عباس کو تو اپنی امی سے کوئی شکایت نہیں تھی، مگر خاندان والوں کا رد عمل کیا ہوگا